जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फूल गोभी। क्रूसीफेरी कुल की जो ये फूल गोभी है ये व्यावसायिक फसल है और ये पूरे वर्ष में 2 बार ये फसल लगाई जाती है, जिसकी हम जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पे आपको प्रदान करेंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन और आर्थिक समीक्षा। किसान भाइयों, जो सामान्य जानकारी है उसमें गोभी वर्गीय सब्जियों जो होती है जिसको हम क्रूसीफेरी बोलते हैं, इसमें फूल गोभी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो फूल गोभी है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। फूल गोभी का उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं, अचार के रूप में करते हैं और इसको सूप बनाने में भी विदेशों में हमने देखा है कि वहां पर इसका सूप भी बना के पिया जाता है। फूल गोभी फसल की औसतन जो उत्पादन है वो 60 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ है। हमारे जो कृषक बंधु हैं वो फूल गोभी में काफी मेहनत करते हैं और इस फसल के अंतर्गत जो निम्नलिखित जो जानकारियां हैं उसके अंदर में जो मिट्टी है वो अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी इसके लिए काफी अच्छी मानी जाती है। मध्यम काली मिट्टी के अंतर में भी फूल गोभी की खेती की जाती है। पीएच मान जो है इसका 6.5 से लेकर के 6.6 मतलब काफी अच्छा इसका पीएच मान। ये पीएच मान के ऊपर गोभी की जो हम बढ़वार करते हैं वो काफी अच्छी मानी जाती है। गोभी की जो किस्में हैं वो है बरखा, मेगा, हंसा, SV 405, सुहासिनी, स्नो हार्ट। स्नो हार्ट का मतलब जो गोभी होती है उसे हम कर्ड बोलते हैं और इसको स्नो हार्ट बोला जाता है, मतलब बिल्कुल ही सफेद चक गोभी होती है। बरसाती, लकी, सुहासिनी प्लस, स्नो क्लॉड, CFL 1522, रीगल व्हाइट। और फसल अवधि जो है इसकी 3 से 4 माह होती है। बीज दर जो इसका है 200-300 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के अंदर 150 से 250 ग्राम प्रति एकड़। गोभी जो है वो सबसे पहले हम इसको नर्सरी में इसका बीज लगाते हैं। जलवायु और तापमान जो होता है वो ठंडी और आर्द्र जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम होता है। अधिक ठंड और पाला का प्रकोप होने से फूल गोभी को अधिक नुकसान संभव होता है। पौध वृद्धि के लिए तापमान 27 डिग्री और फूल जो बनता है, जब कर्ड बनता है उस समय 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। अभी आप देखेंगे कि इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि गोभी जो है वो ऊंची उठी हुई कारी पद्धति में लगाई गई है और गोभी की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग मौसम में इसको लगाई जाती है। अब आप देखेंगे कि एक जो बेड है, जो रेस बेड पद्धति है, उसके ऊपर जो एक बेड के ऊपर गोभी की 2 लाइनें हैं और बीच में उसमें हमने जो नली डाली है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखेंगे आपकी जो गोभी को किस किस समय लगाया जाता है, ये बहुत जरूरी है कि समय पर हमको कौन सी समय इस फसल को लगाना है जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा इसका उत्पादन प्राप्त हो सके। नर्सरी में जब इसकी बुआई करते हैं वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और हम जो है इसको 25 से 30 दिन में इसकी 1 महीने के अंदर अंदर हम इसका प्रत्यारोपण जो है वो हम कर लेते हैं। जैसे जून में जो लगाएंगे वो जुलाई में पौधरोपण होगा, जुलाई में जो लगाएंगे अगस्त में पौधरोपण होगा, अगस्त का सितंबर में होगा, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में और फरवरी मार्च जो है वो मार्च अप्रैल में होगा। जब भी हम गोभी को भी हम कोकोपीट के अंदर इसके बीज जो है हम इसकी तैयार करते हैं और लगाने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बीज जो उपचार है वो तो करना ही है। मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम से या कार्बोक्सिन और थायोमिथाक्सेम जो है उसके साथ में हम बताते हैं ना FIR मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, लेकिन इसमें राइजोबियम नहीं आएगा क्योंकि ये जो है वो दलहन फसल नहीं है। इसीलिए जो गोभी कुल के पौधे इनको हम एज़ोटोबैक्टर के घोल में डुबा करके फिर हम इसको प्रत्यारोपित करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन इसमें हो सके। थायोफिडेट मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो है इससे भी इसका बीज उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास अगर हम लेते हैं तो जैविक फफूंदनाशक के रूप में 5 ग्राम या 5 मिली प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित किया जाता है। फूल गोभी की जो नर्सरी है वो हमेशा ऊंची उठी हुई क्यारी में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, जो कि इसकी जो बेड की जो लंबाई वो 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर होती है और ऊंचाई 15 से 23 सेंटीमीटर। कारण ये है कि हम थोड़ा सा अगर रेस बेड बना के नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें पानी ज्यादा जमेगा नहीं, निकास अच्छा रहेगा और दूसरा जो घास वगैरह है वो भी नहीं उगेगी और जो गोभी का जो
अंकुरण भी वो भी अच्छा होगा और एक तरह से पौधे उसमें समान रूप से रहेंगे, जिससे कि हम प्रत्यारोपण जब करें तो उसका जो है समान रूप से उसकी हाइट जो है या उसकी जो ऊंचाई है वो सही तरीके से बढ़ती रहे। बेड के ऊपर हमको एक एक नर्सरी में 5 से 6 तगाड़ी पका हुआ गोबर का खाद डालना है, और अगर हम इसको वर्मी कंपोस्ट या जो केचू की खाद अगर मिला लेंगे तो काफी अच्छा कारगर सिद्ध होगा। नर्सरी में पौधे दोगे 30 से 40 दिन, मतलब ये हमको 40 दिन तक हम देते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो सके हमें 30 दिन के अंदर ही उसको प्रत्यारोपित कर लेना है। अभी आपको बताया था कि जो प्रत्यारोपण करेंगे उसके पहले जो गोभी के पौध हैं उनको, अभी वो पौधा नहीं बना है, अभी पौध है। गोभी के पौध को हम 3 तरह के घोल लेंगे, उसमें ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और उसके साथ में पीएसबी, एजोटोबैक्टर, इनके घोल में उसको डुबा करके उसे हम 20 मिनट बाद उसको जो है हम प्रत्यारोपित करें। अब ये फसल का जब उत्पादन हमको बढ़ाना है तो रबी की जो फसल है उसकी कटाई के पश्चात हम गहरी जुताई करते हैं, अंतिम जुताई करते हैं, और अंतिम जुताई करने के पहले हमें मिट्टी परीक्षण का कराना अति आवश्यक है। जब हम रोटावेटर करते हैं, रोटावेटर इसलिए करते हैं कि जो मिट्टी के बड़े बड़े जो क्लॉट्स हैं या ढेपे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिणित हो सके, जिससे कि जो पानी का आदान प्रदान है वो सही तरीके से हर पौधे के ऊपर जा सके। जब भी हम रोटावेटर करते हैं उसके पहले हम पकी हुई गोबर की खाद, इसमें ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और माध्यम जो कल्चर है इससे हम जो है उसको उपचारित कर लेते हैं। अच्छी प्रजाति का हमको चुनाव करना है जिससे कि उसमें किसी प्रकार का बीज जनित रोग नहीं हो, ऐसी प्रजाति ऐसे बीज का हमको चुनाव करना है। जैविक या रासायनिक रूप से हमें इसका जो है बीजोपचार करना है, जो हमें आपको पिछले अध्याय में बताया गया। संभवतः बीज की बुआई हमने बताया था आपको कि ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से ही करना है। पानी का प्रबंधन हमको अनिवार्य रूप से टपक सिंचाई से करना है। मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई इसके अंदर बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन फिर भी आजकल किसान मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई लगाने लग गए, क्योंकि पहले बड़ी फव्वारा सिंचाई आती थी जिससे फूलों के ऊपर या कड़ के ऊपर नुकसान होता था। पानी हमको नियमित देना है, या वो टपक सिंचाई हो या मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई हो। जल विलेय खादों का हमें नियमित रूप से फसल अवस्था के अनुसार वेंचुरी और या फर्टिलाइजर टैंक से देना है। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करना है। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें और हमारी फसल को हमें आर्थिक नुकसान क्षमता से हमें उसे ऊपर रखना है। अब देखिए, ये जो फसल की पौध रोपण विधि है उसके अंतर्गत हमने जो कतार से कतार की दूरी रखी है वो 120 सेंटीमीटर है, और जो पौधों से पौधे की दूरी या ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर, स्तंभों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर, पौधों से पौधों की दूरी 30, बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ज्यादा गहरा में बीज बोना नहीं है, और ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। खरपतवार प्रबंधन हमें पारंपरिक, यांत्रिक और रासायनिक विधि से करना है। जब भी हम ये जैसे गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रखें। फ्लू क्लोरेलिन पारंपरिक विधि जो है, जो फसल चक्र हमको अपनाना है, हर 2 साल में जो है हमको खेत बदलना है, तभी हम जो है बीज जो मिट्टी जनित रोग है उससे हम हमारी गोभी की फसल को मुक्त रख सकते हैं। फ्लू क्लोरेलिन नाम की जो दवा है, खरपतवार नाशक है, उसका हमको बुआई से पहले इसका उपयोग करना है। अंकुरण से पहले और बुआई के बाद पेंडामिथालिन जो है उसका हमको इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जो गोभी की फसल है उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन जो है वो आपका कीट एवं व्याधि प्रबंधन है। अभी देखिए, अब डायमंड बैक मॉथ जो है ये DBM जिसको बोलते हैं कि जो कि महामारी के रूप में गोभी में आ जाता है, इसमें हमें जो दवाइयां अनुशंसित की गई है जैसे क्लोरेंट्रिप्नॉल है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, फ्लुवेंडामाइड है, ये दवाइयां तो हमको डालना है। और खास करके ध्यान रहे, जब भी इन दवाइयों को उपयोग करें हम शाम के समय करें। इसके अलावा हमें फेरोमोन ट्रैप जो है वो हम 5 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में लगाएं, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक घासलेट लें तसले में, उसमें बल्ब लगा दें जिससे कि सारी जो तितलियां उसमें आ जाएंगी, और हमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो है वो भी हम इसमें छोड़ सकते हैं। हेड बोरर का मतलब जो जहां पर गोभी लगती है उसके ऊपर ये क्लोरेंट्रिप्नॉल, एमामेक्टिन बेंजोएट, इस तरह की जो हेड बोरर है उसके लिए हमें ये जो दवाइयां
हमने जो की गई है, ये जो दवाइयाँ रेकमेंड की गई है, इनका छिड़काव करना है। लीफ बोरर मतलब पत्ती के ऊपर आने वाला वेबर है, वेबर बोलते हैं उसको। लीफ वेबर मतलब ये एक तरह से एक वेब बना लेता है, एक तरह की जाली बनाता है। इसके लिए क्लोरेंट्रिप्रोल, इवामेक्टिन बेंजोएट एंड क्लोरोपाइरीफास, इसका जो है हम छिड़काव कर सकते हैं। माहू जो है वो लगता है, उसके लिए नीम ऑयल जो है 350 ppm 5 मिली, इमीडिया क्लोप्रिड और थायोमेथाक्सम। इसके बाद में आता है कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई। ये जो है ये यूनिक कीड़ा होता है, मतलब ये सिर्फ गोभी कुल के पौधों में लगता है, जैसे लेमड़ा साइलोएलोथ्रिन, इवामेक्टिन बेंजोएट, डेल्टामेथ्रिन, प्रोपेनोफास। कैटरपिलर मतलब इल्ली, जो इल्ली होती है गोभी के ऊपर लगती है, इसके लिए क्लोरेंट्रिप्रोल, इवामेक्टिन बेंजोएट, फ्लुवेंडामाइड, प्रोपेनोफास जो दवाइयां हैं, इनका हम छिड़काव करें। जो भी इल्ली है, जो भी काटने वाली जो कीड़ा है, उसके लिए फेरोमोन ट्रैप हमको 5 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक बीच में लगाना अति आवश्यक है। अब इसमें जो बीमारियां होती हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है गोभी में। जैसे ब्लैक रॉट जो हो जाता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और बैक्टीरियनाशी जो है उसका हमको समय समय पर इसका छिड़काव करना है। और इस बीमारी गोभी की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी होती है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है उसको बोलते हैं हम परिणितासिता। इसके लिए एजोस्टिस्ट्रोबिन, मैनकोजैब, इस तरह की जो दवाइयां हैं, डाइमेथोमॉर्फ, ये दवाइयां हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरा वर्सिटिलियम विल्ट का मतलब झुलसा रोग जो होता है, वर्टिसिलियम जो विल्ट आता है, इस विल्ट के अंदर हेक्साकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोसेटाइल और ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास, इनका हमको छिड़काव करना है। स्टेम रॉट जो होता है उसके लिए थायोफिनेट मिथाइल, हेक्साकोनाजोल और कार्बनडाजिम, जो तने वाला रोग है वो भी गोभी में अत्यधिक रूप से पनपता है। इसके बाद अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो होता है, अगेती झुलसा जो होता है, उसके लिए क्लोरोथायनिल, डिफेकोनाकोनाजोल, मैनकोजैब, इस तरह की जो दवाइयां हैं उनका उपयोग करना है। कॉलर रॉट का मतलब गला पकड़, और इसके अंदर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फेटाइल और ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास का जो है हमें छिड़काव करना है। अभी में हमने देखा कि जो हमने इसकी जो फसल सुरक्षा के बारे में बात की, जिसमें किसान भाई जो भी हमारे इस वेबिनार से जुड़े हैं वे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और इसके साथ साथ पानी का प्रबंधन इसमें कैसे किया जाए, क्योंकि गोभी कुल के पौधों में जब हम ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति बनाएंगे और उसके साथ अगर हम ड्रिप लगाएंगे तो इसमें जितनी नमी चाहिए उतने ही पौधों को मिलेगी, जिससे कि जो फंगस है या हमारा जो फफूंद है या कीड़ा जो है उसका कम से कम फसल के ऊपर प्रकोप होगा। इसके लिए आप देखेंगे कि जो पानी का हमने समायोजन किया है इसके अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें जो पानी हमने प्रति मिलीमीटर प्रतिदिन हमको ये पानी अनिवार्य रूप से ड्रिप सिंचाई से हमको देना है। इसके अंदर इनलाइन नली जो ड्रिपर होता है वो अंदर होता है, 16 मिलीमीटर की जो नली होती है, और उसके अंदर में 2.5 से 4 लीटर का प्रवाह दिया जाता है। अब आप देखेंगे जो आधार खाद है उसके अंदर में जो बेसिक डोज, बेसल डोज जो देना है, उसके अंदर में जैविक खाद मतलब गोबर की खाद, पोटाश, डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ साथ हमको नीम खली हुई जो है वो 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। NSKE नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, ये भी किसान उपयोग कर सकता है। ये जितने भी बोरर हैं उनके लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट मतलब निम्बोली जो है उसको सुखा करके उसको क्या करना, हमको उबाल लेना है, छान करके जो पानी है उसको हम 300 ml एक टंकी में लेकर के छिड़काव करते हैं। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से गोभी के लिए बहुत अच्छी दवा है। फिर हम आते हैं ड्रिप फर्टिगेशन। ये आपको बताया था कि जो जल विलय खाद हैं, चिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं, वो हम रोपाई के 11 दिन से 30 दिन, 13-40, 13-0-52, 34, रोपाई के 31 से 60 दिन तक हमने जो अनुशंसा की गई है, जैसे 13-40, 13 सफेद पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, 61 से 75 दिन 0050 पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो खाद है ये फसल की अवस्था के अनुसार हमको देना है। अब ये कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को भी मिला सकते हैं, और खास करके कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसका हमको ध्यान रखना है कि उसे हमें किसी भी दवा के साथ में मिला करके
किसी भी दूसरी खाद के साथ मिला करके या दवा के साथ मिला करके नहीं देना है। जल विलेय खादों का प्रणी छिड़काव हम जब करेंगे उसमें 19-19-19 है, 13-40-13 है, 0-52-34 और 13-0-45। इसमें एक और बात है किसान भाई, वो ये है कि जब भी फसल उच्च वनस्पतिक अवस्था में होगी उस समय अमोनियम मॉलिब्डेट जो है उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर के किसान भाई उसका छिड़काव करें। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान जो है, क्योंकि बोरान की कमी गोभी कुल के पौधों में काफी आती है, तो इनका भी हमको छिड़काव उसके ऊपर करना है। उन्नत सिंचाई और तकनीक में जैसे आप देखेंगे जो ड्रिप सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई उनमें कितना बड़ा फर्क है। पानी की बचत कम से कम 65%, समान रूप से सिंचाई ऊर्जा की खपत, खरपतवार रोगों की कमी, बेहतर गुणवत्ता और उपज मिलती है और श्रम की लागत भी कम आती है जब हम इस फसल को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से लगाते हैं। इसके बाद गोभी की हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा। इसमें जो लागत है आप देखेंगे कि जो उन्नत खेती है उसकी लागत, कुल लागत 40,000 रुपए आती है और इसमें अगर हम अतिरिक्त खर्च छोड़ते हैं तो 44,000 रुपए। यही हम परंपरागत खेती करते हैं गोभी की कि भाई हमने उसको समतल जमीन पर लगा दिया, ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाया, और दूसरा हम हमारी तरीके से उसकी खेती जब करेंगे तो इसकी जो अतिरिक्त खर्च जोड़ के 29,700 रुपए होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुल आय जो है इसकी क्या है। फूल गोभी की जो औसत कीमत है वो 800 रुपए प्रति क्विंटल है। इसको अगर हम गुणा करेंगे एकड़ उत्पादन से तो ये 56,000 रुपए। अब इसको क्या करते हैं, हमारी जो शुद्ध आय है उसमें से हम लागत को जो है जब घटाएंगे तो 50,850 रुपए हमारी शुद्ध आय इसके अंदर में। और अगर हम देखेंगे जो प्रति एकड़ है उसके अंदर में इन्होंने यह जो हमने दिया हुआ है आपको 26,300 रुपए। अगर हम इसको उन्नत खेती देखेंगे तो उसमें 800 रुपए प्रति क्विंटल इसका औसतन कीमत है। और अगर हम इसको देखेंगे 1,20,000, 1,20,000 में से 44,000 अगर हम माइनस करते हैं तो 76,000 रुपए जो है वो शुद्ध आय गोभी में। आप देखेंगे गोभी का जो फूल है वो बिल्कुल सफेद, एकदम सफेद कर्ड है। और ये कर्ड इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो दही का जो रंग होता है कर्ड, तो कर्ड जो है ऐसा रंग होना चाहिए इसका, इसी को गोभी बोला जाता है। जब भी आपके गोभी इस तरह के आने लगे तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि उस जो पत्तियां हैं उसी की पत्ती से उसको ढकना शुरू करेंगे, जिससे कि सूर्य का प्रकाश जब उसमें आता है तो उसके सूर्य के प्रकाश के प्रति थोड़ी संवेदनशील होती है, इसीलिए इसको जो है ढकना जरूरी है। तो इसको ढकेंगे और उसके बाद में जो हमने तौर तरीके बताए हैं वो करते रहेंगे तो कभी भी गोभी जो है पीली नहीं पड़ेगी, ऐसी सफेद झक गोभी आपको प्राप्त होगी। अब आप देखेंगे कि जो हमारा फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे जो हमारे किसे जुड़े हुए किसान हैं, जो किसान हम आगे जुड़ेंगे हमारे वेंडरों के माध्यम से, वो ध्यान रहे कि हमारे कृषि विशेषज्ञों के हमेशा सहयोग मिलता रहता है। लगने वाले कीट एवं व्याधि का सटीक परामर्श मिलता है। होने वाले औसतन खर्च को कम कैसे करें, अधिक से अधिक मुनाफा कैसे करें। अब हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी आने वाले समय में संगोष्ठियां करेंगे और उसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जो जैविक खेती है वो हमारी रासायनिक खेती से भी कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एकदम जैविक खेती आप शुरू करें, रासायनिक खेती और जैविक खेती को पैरेलल चलने दें, समानांतर चलने दें। लेकिन जिस साल 5, 6, 6 साल 8 साल के बाद जब हमारी जमीन में हम निरंतर जैविक खाद डालना शुरू करेंगे, जैविक दवाइयां शुरू करेंगे, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब हमारा मध्य प्रदेश भी दूसरे राज्य की तरह ऑर्गेनिक खेती में अग्रणी होगा। समय की बचत, फसल की सुरक्षा को लेकर भी हम बात करते रहते हैं। हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें मौसम की पूर्व जानकारी देते रहते हैं, पूर्वानुमान करते हैं, तापमान, आर्द्रता, उसके बाद बारिश कितने प्रकार से हमारा रेनफॉल आगे होगा, मानसून कैसा रहेगा। उसके बाद मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम अगली फसल की जानकारी देते हैं। हमारे एग्रोनॉमिस्ट उनके द्वारा जो भी आप क्लिप डालेंगे उसकी भी जानकारी हम देंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।